we really are in for a lot of trouble. Right at the moment, with us from the Uddhav Thackeray Sena, Mr. Anand Dubey. Anand Dubey ji, namaskar. नमस्कार सर। अरे वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Wonderful to see you, sir. Really wonderful to see you. Thank you, sir. And what a lovely scarf. I want one of those. Can I have one of those? Can I have one of those scarves? I will buy for you. Will you send it to me? Thank you I so will much. buy for you and I will gift you, sir. Thank you very much. That'd be lovely. I really want one of those. I love that color, by the way. Really and truly. But then you'll be mixed up, Dubey ji, with Ayodhya Yatra, Savarkar Gaurav Yatra, तो ये सब तो आप कहाँ? लेकिन आज सर आप ये बताएं कि आज मैं यही बात कर रहा था अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उनके साथ, ये सवाल आपसे पूछना बड़ा लाजमी है कि साहब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मराठा रिजर्वेशन, मराठा आरक्षण को रिजेक्ट कर दिया है सर। तो इसके बारे में असल में क्या है, मतलब वस्तु स्थिति क्या है, वो जरा जानकारी दें कि मराठा रिजर्वेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या मतलब हाउ डू वी डू इट सर? राजीव सर, प्रदीप सर, आप दोनों जन को मेरा नमस्कार। देखिए सर, जब हमारी सरकार होती है यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार, तो ये वर्तमान सरकार कहती है कि इनके वकीलों ने, इनकी सरकारों ने अच्छे ढंग से अपनी दस्तावेज, अपनी बहस को भूमिकापूर्ण नहीं निभाया जी। इनकी विफलताओं के कारण ये मराठा आरक्षण पूर्णतः अंततः नहीं सफल हो पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि हमसे पहले कुछ लोगों से कुछ कमियां रह गई, लेकिन यदि आप आज डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, आपके पास इस समय देश के, दुनिया के बड़े से बड़े वकीलों की फौज है, सब कुछ होते हुए भी यदि सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका को नकार दे रही है, आपकी बात को तथ्य नहीं मान रही है, तो हम किससे सवाल पूछे राजीव सर? क्या हम विपक्ष में होने के नाते सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारे मराठा भाई बहन जो पिछले कई वर्षों से इस उम्मीद में है कि हमें एक आरक्षण मिलेगा, हमारी योग्यता के अनुसार मिलेगा, हम किस का पात्र हैं उस पात्र के अनुसार मिलेगा, लेकिन यदि सरकारें समय बर समय उसे नहीं दे पा रही हैं, कहीं न कहीं फेल हो जा रही हैं, तो एक मंच पे आके एक बहुत बड़े विचार विमर्श की आवश्यकता है, न कि सरकारों को कोसा जाए। आपने हमें कोसा, हम आपको आज कोस रहे हैं, भविष्य में कोई और सरकार आएगी हम उसे कोसेंगे जी। ये तो हो गई। दूसरी बात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मराठा आरक्षण के जानकार हैं, जो मराठा आरक्षण की कितनी आवश्यकता है, कितनी नहीं है, इस पे बारीकी से काम करने का, एक अभ्यास करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और ये अभ्यास करके सुप्रीम कोर्ट को सहमत करवाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि साहब ये यथा स्थिति है और इसलिए आरक्षण की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि सारे मराठा पैसे वाले ही हैं, जरूरी नहीं कि सारे ब्राह्मण पैसे वाले ही होते हैं। कोई भी जाति, कोई भी धर्म में यदि आप कहीं न कहीं आप मेन मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं, तो आपको आरक्षण की आवश्यकता होती है ताकि आप मुख्य धारा में लाया जा सके। यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच रही है, यही संविधान कहता है कि अगर एक लोकतंत्र को, एक देश को, सबको साथ आगे लेकर बढ़ना है तो कोई भी छूटे ना, आखिरी से आखिरी वंचित आदमी इसमें छूट न पाए। यदि हो सकता है कि मराठा समाज की आबादी तो बहुत बड़ी है, लेकिन सब तो संपन्न नहीं होते ना, उसमें बहुत सारे लोग असंपन्न हैं। लेकिन यहाँ पर आनंद दुबे जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि व्हाई डू वी टेक ऑल द मराठास एज अ होल? क्योंकि मराठों में अगर आप देखें, मराठा कास्ट जो है, मराठा नाम है, उसके अंदर देयर आर 96 डिफरेंट कास्ट, 96 हैं, वो सारी की सारी एक कैटेगरी की नहीं है। तो व्हाई डोंट दे डिवाइड इट अप इनटू वेरियस कैटेगरीज? उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रिजर्वेशन है अभी भी। सर बताएं। मैं वही कह रहा हूं कि ये एक दिन का विषय, टेलीविजन पे बोलने भर का विषय नहीं है। इस पे बहुत रिसर्च की आवश्यकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़े आयोग की आवश्यकता है जो सबको विश्वास में लेकर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए, जिसमें तथ्यों का उल्लेख हो कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है। ऐसे तो हमारी मांग है, हर जाति धर्म अपने लिए आरक्षण चाहती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुरंत उसे मिल जाता है जब तक उस पर कोई बड़ी बहस, कोई बड़ी चर्चा ना हो। अब मराठा आरक्षण को लेकर पिछले कई वर्षों से चर्चा का दौर चल रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका नकार देती है, कभी हमारे आरक्षण को रद्द कर देती है, कभी कहती है जो पहले थोड़ा आरक्षण दिया है उसी को कंटिन्यू करो, कभी कहती है ठीक है आप बाद में आना, हम सुनेंगे।
तमाम बातें हैं, भ्रांतियां हैं। लेकिन जब सरकार डबल इंजन की होती है तब हम ज्यादा उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई केंद्र में मोदी जी हैं और राज्य में भी मोदी जी का एक साम्राज्य है। अगर ऐसे में भी हम मराठा समाज को या किसी और समाज को आरक्षण देने में असफल हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उदासीनता तो है राजीव सर, इसे जी। सबको मानना होगा। ठीक है, एज अ विपक्ष हम आपको घेरेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन आप यदि जागरूक सरकार हो, सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, तो जो हमारे प्रश्न है उसे तो आपको छुड़वाने ही होंगे, उसका हल तो आपको देना ही होगा। केवल आरक्षण की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं हर चीज में। आपने नौकरी की बात की, उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आपने कहा कि अच्छे दिन लाऊंगा, जो आज का दिन है उससे बेहतर दिन लाऊंगा, उल्टा हुआ आपने बुरे दिन ला दिए देश में। आपने किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, सबकी बात तो की थी ना 14 और 19 में, और दोनों समय केवल बातें की थी, धरातल पे तो उतरा नहीं ना। आप कहते हो कि हमने 70 सालों में देश में नहीं हुआ, हमने 7, 8, 10 सालों में कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। देश एक व्यक्ति या एक पार्टी से नहीं चलता, देश चलता है सामूहिक सामुदायिक जीवन से, सबका एक योगदान होता है। आपने उद्धव ठाकरे जी ने खारगर वाले इशू उठा लिया है, बोले कि इंक्वायरी हैज टू बी देयर, बहुत दुखदायक चीज है। आदित्य ठाकरे ने उठाया, संजय राउत जी ने उठाया, राज ठाकरे जी ने कहा तो कोविड के वक्त में जो डेथ हो गए तो उद्धव जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। फिर संजय राउत कुछ बोले, और संजय राउत तो कुछ और बोले कि आप पोपट हो, बीजेपी के बहुत सारे पोपट आए हैं आजकल, तो राज ठाकरे जी भी पोपट। तो ये विवाद क्या है, ये खारगर वाले इशू में शिवसेना उद्धव सेना का स्टैंड क्या है? देखिए खारघर वाला जो विवाद है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक हमारे महापुरुष है जिनको आप अवार्ड देते हो, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजते हो, कोई बात नहीं, हम सब सम्मान करते हैं, देना भी चाहिए। लेकिन आप टाइमिंग देखिए, जब स्कूली बच्चों की छुट्टी आप कर दे रहे हो कि आप स्कूल न जाएं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो लाखों की तादाद में यदि जनता आ रही है, वो भी आपने समय 11, साढ़े 11 बजे का दिया है, तो आपने उनके खाना पानी की व्यवस्था, उनको एक छत देने की व्यवस्था क्यों नहीं की? उसी की जगह आपने अपने नेताओं को बैठने के लिए आलीशान मंच बनवाया, उस पर एयर कंडीशन की सुविधा की, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की। यदि ऐसी ही व्यवस्था आप हमारे जो श्रद्धालु आए थे उनके लिए भी की होती तो ये विवाद नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आपकी बी टीम आके वहां कहती है कि भाई कोरोना में भी तो लोग मर गए थे, इस बात को तूल नहीं देना चाहिए। तब हम भी आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में गंगा की नदी जो लाशें बह रही थी वो क्या थी? उस समय ऑक्सीजन की कमी से गुजरात में लोग मर रहे थे, वो क्या थी? तो देखिए, कोरोना केवल महाराष्ट्र में नहीं आया था, कोरोना दिल्ली में भी था, कोरोना यूपी में भी था, कोरोना मध्य प्रदेश में भी था, गुजरात में भी था। तब आप देश की बात करिए, आप एक राज्य को मत छेड़िए। ठीक है, आपकी भावना लेकिन अच्छी, आनंद आप दुबे वहां जी गए। यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी, one minute. And this is something I must clarify on this channel. Right here, both Pradeep ji and I have praised Mr. Uddhav Thackeray's government and Mr. Iqbal Singh Chahal for the manner in which Corona was handled right here. COVID-19 जिस प्रकार हैंडल हुआ मुंबई में, महाराष्ट्र में, याद रखें, even the Supreme Court talked about the Mumbai model. The WHO has praised the manner in which the Uddhav Thackeray government, along with people, the bureaucrats who were working at that time, especially Mr. Iqbal Singh Chahal, the manner in which they fought Corona. And that served as a great model for everybody else. आपको याद होगा, यहीं पर प्रदीप जी, अरविंद केजरीवाल जी जब आए यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए, उन्होंने भी तारीफ करी कि भाई हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिस प्रकार मुंबई ने और महाराष्ट्र ने कोविड को हैंडल किया। आनंद दुबे जी, अब आप बताइए राजीव सर, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोगों ने बरसों बरसों आपको सुना है। यदि आप जैसे लोग हमें सर्टिफिकेट देते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, हमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि उस समय ऐसा माहौल था कि पूरी दुनिया की निगाह मुंबई पर थी, खास करके महाराष्ट्र और मुंबई पे। यदि हम उसे संभाल नहीं पाते तो आपको क्या लगता है कि जो केंद्र में सरकार बैठी हमें जीने देती? बिल्कुल नहीं। हमने अपनी जो प्रतिभा थी उससे भी ज्यादा बेहतर काम करके उस समय उद्धव ठाकरे जी ने दिखाया। 3 पार्टी की सरकार थी, लेकिन किसी में भी कोई मतभेद नहीं हुआ। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व की सराहना देश और दुनिया ने की, WHO कोर्ट ने की, आपने, हमने की। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब कोई बी टीम आकर कहता है कि कोरोना में समय जो लोग मर रहे थे आपने ध्यान, तो बड़ी पीड़ा होती है कि ठीक है, हमारे अगर एक भाई, why would he say that? आनंद दुबे जी, एक मिनट, why would he say that? Because you know him, I know him, प्रदीप जी also knows him. राज साहब वैसे ऐसी बात करते नहीं है ज्यादातर, मतलब आज उनको क्या जरूरत पड़ गई है बोलने की? जरा बताएं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस समय
आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उनका सारा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास उनका रिमोट कंट्रोल है। वो जैसे उनको घुमाते हैं वैसे वो घूमते हैं। हालांकि वो एक, मैं जहां तक उनको समझा कि वो एक अच्छी भाषण तो करते हैं, लेकिन उनका भाषण कभी ऑटो में तब्दील नहीं होता। उसका यही कारण है कि वो कह तो देते हैं, जी। लेकिन जमीन पर उनकी बातें पहुंचती नहीं, लोग स्वीकारते नहीं। तो ये बात भी उन्होंने कह तो दी, लेकिन जनता ने इसे अस्वीकार किया, क्योंकि जनता को पता है कि उद्धव ठाकरे जी ने किस बखूबी से इस पूरे उस समय के जो वातावरण था उसको जिस ढंग से नियंत्रित रखा, ये काबिले तारीफ है। और हमें कोई परवाह नहीं है, आप हमारे विरोधक हैं, आप हमारे ऊपर कटाक्ष करिए, हमारे ऊपर आरोप लगाइए, हमारी आलोचना करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका अधिकार है, आप करिए। लेकिन हमें पता है कि महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के लिए हमें क्या करना है। हम आज भले ही विरोध में बैठे हैं, लेकिन 1 मिनट भी अगर महाराष्ट्र की जनता के लिए देना होता है तो हमारे नेता देते हैं। और आप देखिए, इतनी बड़ी घटना घटी, बीजेपी का एक भी बड़ा नेता वहां नहीं गया। राजू सर, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उद्धव ठाकरे जी गए, अजीत दादा पवार गए, एकनाथ शिंदे जी गए, राज ठाकरे जी गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां गायब हो गए? क्या जरा सा भी आपके मन में विवेक और भावना बची नहीं है जनता के प्रति? केवल उसका आप वो जो पूरा आपने खेल रचाया था, वो केवल वोट बैंक की राजनीति आप करना चाहते हैं। हमारे इतने महान कथावाचक, इतने अच्छे जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, स्वामी जी, जिनका आपने वहां सत्कार रखा था महाराज भूषण से, आपने उनका भी इस्तेमाल करना चाहा। ये इसलिए महाराष्ट्र की जनता आपको कभी क्षमा नहीं करेगी, कभी क्षमा नहीं करेगी। आपने ये कार्यक्रम गवर्नर हाउस में करना चाहिए था, राजभवन में करना चाहिए था। और अमित शाह जी केवल गोवा के लिए निकल रहे थे, उस जल्दबाजी में आपने धूप में कार्यक्रम रख दिया। ये अच्छी बात नहीं है। ये कार्यक्रम शाम को होना चाहिए था, 5 बजे के बाद होती, नाइट में होती, लोग उसका आनंद लेते, लाखों श्रद्धालु आए थे। लेकिन यही बात राज ठाकरे भी कह रहे हैं, और बहुत ही कड़े शब्दों में कह रहे हैं। जो बात आपने अभी कही है, यही बात राज ठाकरे साहब भी कह रहे हैं और उनके पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं। तो which is why कोई I'm बात, surprised. मैं वही कह रहा हूं ना, Which is why I'm surprised at what he said about COVID. नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जब राज ठाकरे जी एक तरफ आप कह रहे हो कि शाम को ये होता तो इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मृत नहीं होते, और दूसरी तरफ आप हमारी सरकार, पिछली सरकार पे कटाक्ष कर रहे हो। आप एक बात कहते तो जरूर आपका सम्मान होता, लेकिन आपने दूसरी बात उद्धव ठाकरे जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर आपने अपनी गरिमा खो दी। जो इज्जत, जो सम्मान आपने दूसरी बात कह के पाई थी, वो पहली बात कह के आपने खो दी। तो हमारा यही कहना है ना कि आप एक बात पे क्यों नहीं रहते हो? आप क्यों बीजेपी के बी टीम बन के काम कर रहे हो? आप आमने सामने की लड़ाई लड़ो ना शिवसेना के साथ। आप बीजेपी के पीछे छुप के हमसे वार करना चाहते हो। तो महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता तो वीर जनता है। राज ठाकरे से संबंध खत्म नहीं होता, संजय राउत वर्सेस अजित पवार, ये कुछ एकदम बहुत बड़ा एक वॉर जैसा हो गया है। पहले संजय राउत जी ने बोले कि मैं सिर्फ एक पवार को जानता हूँ, वो शरद पवार जी, बाकी कोई किसी को मैं मीन्स अजित पवार से मैं कुछ लेसन्स लूंगा नहीं। अजित पवार ने कहा कि मैंने कोई अपना वकालतनामा किसी को दिया नहीं कि वो हमारे स्पोक्सपर्सन बन के बात करे। तो ये क्या चल रहा है क्या? और सामना में जब संजय राउत जी ने लिखा कि पवार साहब ने कहा कि राष्ट्रवादी विल बी विद एमवीए, बट कुछ घटक घर घर के लोग अगर, तो ये कहां तक ये चलता रहेगा? एमवीए में शांति होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। तो ये चाचा और कैसे चल रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं रुकेगा या बढ़ते जाएगा? कहीं ना कहीं यही हो सकता है कि संजय राउत जी का इतना बोलना, जैसे वो कहता कि वो स्पोक्स पर्सन है एमवीए के, तो ये जाके आगे जाके पार्टी ना तोड़े। पार्टी क्या टूटेगी? फ्यूचर क्या है एमवीए का, डुबे जी? फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मजबूत और स्वस्थ है। अजीत दादा पवार और संजय राउत साहब ने 2 दिन पहले ही मुलाकात की थी। संजय राउत साहब ने खुद कहा है कि मैंने उनके साथ भोजन का आनंद भी लिया। देखिए, हमारा राजनीतिक परिवार बहुत बड़ा है। इस परिवार में अलग अलग विचारधाराओं के नेता हैं। हो सकता है कि परिवार में नोकझोंक होती है, खुशी गम होता है, सुख दुख होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बीजेपी को हराने में समर्थ नहीं है और हमें फूट पड़ गई है, ये बिल्कुल नहीं है। शरद पवार साहब बड़े नेता हैं, सर्वोच्च बड़े नेता हैं एनसीपी के। उद्धव ठाकरे जी सर्वोच्च बड़े नेता हैं, और कांग्रेस में जो इस समय हमारे शीर्ष नेता नाना पटोले जी, बाला साहब थोराट जी, ये है। आपस में इनका समन्वय बहुत अच्छा है।
सिर्फ समय समय पर बीजेपी चाहती है कि हम में फूट पड़े, बीजेपी दरार डालना चाहती है और बीजेपी असफल हो जाती है। बीजेपी बार बार पता नहीं कैसे ये खबर चलवाती है कि अजीत दादा पवार नाराज हैं, 40 विधायक लेके जा रहे हैं। 40 विधायकों ने साइन कर दिया सर, वही कह हस्ताक्षर रहा भी हूं, कर दिया। जबकि अजीत दादा आके सामने कहते हैं कि भाई मैं खुद अजीत पवार हूं, अपने होशो हवास में कह रहा हूं, जी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैंने कोई 40 विधायकों का समर्थन नहीं लिया है, मैं कभी गवर्नर के पास नहीं जा रहा हूं। जब वो ऐसा कह देते हैं तब उसके बाद क्या बचता है कहने के लिए सफाई देने में। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी आए दिनों मीडिया में ऐसी खबरें आती हैं कि एनसीपी में फूट पड़ने वाली है, कांग्रेस के कुछ विधायक संपर्क में। मैं आपके चैनल पे आज कहूं राजीव सर और प्रदीप सर कि भारतीय जनता पार्टी के 15 से 20 विधायक हमारी शिवसेना के संपर्क में हैं क्योंकि वो अस्वस्थ हैं, और शिंदे गुट के 5 एमएलए 40 में से जो गए हो मेरे संपर्क में हैं, मैं बकायदे उनसे संपर्क में हूं। तो इसको कौन मानेगा बताइए ना, कौन मानेगा? लोग कहेंगे भाई कहते हो तो कोई सबूत पेश करो, लेकिन ये सबूत किसी के देखिए पास साहब, नहीं ऐसा है। है कि जहां तक अजीत दादा पवार का सवाल है, मानने लायक बात हो जाती है क्योंकि सुबह 4:30 बजे वो गवर्नर्स हाउस पहुंचे और उसके बाद 6 बजे के करीब उन्होंने क्या वो शपथ ग्रहण कर लिया। तो इसकी एक वजह मैच से में एक मैच में आप एक बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाएं, अब जी। बार बार वही वीडियो चलाएं कि नहीं वो तो उस मैच में क्लीन बोल्ड हो गए थे, Correct। आगे ये 6 नहीं मार पाएंगे। सर ऐसा नहीं होता है। सर क्रिकेट में ऐसे ही दिखाते तो है ना, दिस इज द वे टू दिखाते क्लीन हैं। बोल्ड इन। हाँ ठीक है, एक Clean बार ball हो in this सकता है, way। एक बार हो सकता है, बार बार नहीं होता। अजीत दादा ने उसका खंडन भी लेकिन किया अजीत था कि दादा भाई- पवार जी ने तो देवेंद्र फडणवीस जी को क्लीन बोल्ड कर दिया। आप उल्टा बोल रहे हैं सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए जो इतिहास में बातें घटी जी। हैं, जरूरी नहीं कि वो बार बार सामने भविष्य में भी Right, घटेंगी। right। अजीत दादा पवार एक बड़े नेता के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने यदि सामने आकर कह दिया कि भाई मैं एनसीपी में ही हूँ, वहीं रहूंगा, आप इस बातों को तूल न दें, तो मैं समझता हूँ विषय वहीं समाप्त हो जाता है। आज हमारे राज्य में अनियम मतलब बिना समय बारिश हो रही है, किसानों की फसलें नुकसान हो रही हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अजीत दादा कहाँ जा रहे हैं, फलाने कहाँ जा रहे हैं, कांग्रेस संपर्क में मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा सकारात्मक राजू सर आप जैसे पत्रकारों को एक पहल करनी चाहिए कि भाई इस समय हमारे राज्य में, अब बताइए पुलवामा वाली घटना का मलिक साहब जैसे मोदी जी द्वारा ही अपॉइंट किए हुए राज्यपाल उन्हीं के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं मीडिया में नहीं आ रहा, कोई बयानबाजी इस पर नहीं हो रही, कोई इसकी जांच की बात नहीं कर रहा, और हम किसकी बात कर रहे हैं? जो चीज असंभव है, होने वाली ही नहीं है। अजीत दादा कह रहे हैं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, हम उस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन ये जो बताएं कह रहे हैं सर- कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन चलिए ये बताएं सर आनंद दुबे साहब, जहां तक उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है, उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे उसके पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के बारे में बहुत बात की। आज की तारीख में जो महाराष्ट्र के किसानों का क्राइसिस है, जिस क्राइसिस से आज वो गुजर रहे हैं, उसके बारे में शिवसेना क्या करने वाली है, कुछ करने वाली है या नहीं, यानी उद्धव ठाकरे सेना क्या करने वाली है, जरा बताएं। देखिए आज यदि हम सरकार में होते तो हम तो बहुत कुछ करते, हमने किया भी था। किसानों की कर्ज माफी से लेकर बीमा पेंशन योजना से लेकर बहुत सारी स्कीम है, लेकिन आज हम विपक्ष में राजू सर, हम एक काम कर सकते हैं कि हम किसानों के दुख को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं, उनकी बात सुन के समझ सकते हैं, हम सरकार को घेर सकते हैं, विधानसभा में मुद्दा उठा सकते हैं, यही इस समय कर सकते हैं। हमारे पास तो राज्य का खजाना नहीं है कि हम उन्हें कुछ दे पाएं, लेकिन जिसके पास एक खजाना है, जो कुंडली मार के बैठा हुआ है, हम उसे ये कह सकते हैं कि भाई हमारे उन किसानों का जरा सुध ले लो जो हमारे लिए भोजन पानी का इंतजाम करते हैं, जो अपने खून पसीना बहाते तो हमें अन्न मिलता है, उनकी देखरेख आप क्यों नहीं करते हो? उस दिन हम महाराष्ट्र को धन्य मानेंगे जब एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। किसी भी राज्य में कोई किसान आत्महत्या न करे, लेकिन गर्व तो तब महसूस होगा ना कि जब हमारे राज्य का एक सिंगल किसान भी आत्महत्या न करे और टीवी पर आकर कहे कि नहीं भाई हमारी इनकम बढ़ गई, हमारी फसल से ज्यादा हमारी इनकम मतलब हमारी इनकम डबल हो गई, डबल तिबल चौगुन हो गई। क्यों? जब हम आज बात करते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी देश बन के दिखा रहे हैं, हम 21वीं शताब्दी के मठ बन गए हैं पूरी दुनिया के, तब अगर ऐसे में हमारे किसानों की इनकम 4 गुना भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है किसी को? आखिर किसान ही तो, हम भी तो किसान है, आप भी, आपके पीछे जाऊं तो आपके दादाजी भी किसान रहे होंगे, प्रदीप जी के परदादाजी किसान रहे होंगे, हम सब किसान की औलादे हैं। धीरे धीरे हमने अपने काम बिजनेस को थोड़ा विस्तार में, कोई पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बट घर में एक न एक व्यक्ति जरूर किसान रहा है हमारे भारत में। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। right? That's just about it. So MBA is not breaking up.
Ajit Dada Pawar remains with the MVA, and Uddhav Thackeray ji becomes chief minister when the next election. And Dubey ji is going to present the shawl to us. And Dubey ji is The saffron is sending me a shawl. shawl. He's coming over to he's coming over to our office, and he'll be Definitely, presenting a shawl sir. right I here. will come, sir. I will come, sir. Wonderful. So he'll have a cup of tea, I'll have a cup of coffee, and all three of us will sit right over here, and he'll present at least 2 scarves to us. Thank you Two, so sir. much. Two, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Namaskar, sir. Namaskar, Vande Mataram. So Vande nice of Mataram. you कि आज आप आए यहाँ पे और in advance आपको ईद मुबारक. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you for coming. Wonderful. Really and truly wonderful. Except the only thing is that nobody's telling me what is the solution.